कैसे आप सब, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, PYQ की इस वाली सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं CSIR नेट लाइफ साइंस के यूनिट 4 CL सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन के पार्ट बी एंड पार्ट सी के बारे में हम बात करेंगे फॉर दिसंबर 2016 के PYQ के बारे में। ओके, सो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से पार्ट बी के। सो इन द बिलो सिग्नलिंग कास्केड विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज डिनोटेड बाय बी। सो इसमें यहाँ पे बी, ये देखो ये रहा बी, यहाँ पे भी बी है। सो ये मॉलिक्यूल क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे रिसेप्टर देख के हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे जो भी लाइगेंड है वो आने के बाद में रिसेप्टर डाइमराइजेशन हो रहा है और यहाँ पे काइनेज एक्टिविटी हो रही है इंटरनल डोमेन में। सो यहाँ पे है वो टायरोसिन काइनेज डोमेन है। सो इसके ऊपर इसको एक बार छोड़ते हैं क्वेश्चन को, और इसके ऊपर थोड़े नोट्स अगर हम देखें। सो यहाँ पे TGF बीटा की सिग्नलिंग अगर हम देखें, एक स्मेड की कोस्मेड एंड पाथवे की TGF बीटा की। सो यहाँ पे TGF बीटा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो आता है, ठीक है। फिर रिसेप्टर डाइमराइजेशन है वो होता है, ठीक है। यहाँ पे टाइप 1 एंड टाइप 1 यहाँ पे है वो दोनों का है वो रिसेप्टर डाइमराइजेशन होता है। एंड यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है, ऑटोफॉस्फोराइलेशन एंड क्रॉस फॉस्फोराइलेशन है वो होता है। देन यहाँ पे स्मेड 2 एंड 3 है वो यहाँ पे है वो यहाँ पे दो, यहाँ पे स्मेड 2 या फिर 3 स्मेड 2 या फिर 3 डाइमर है वो बन जाते हैं एक्टिवेट होके, ठीक है। एंड यहाँ पे उनका NLS न्यूक्लियस लोकलाइजेशन सिग्नल है वो एक्सपोज हो जाता है ताकि वो अंदर जा सके न्यूक्लियस के। सो यहाँ पे स्मेड 2 एंड स्मेड 2 यहाँ पे है वो, या फिर इसकी जगह अगर हम देखें BMP का पाथवे अगर होगा, BMP अगर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल BMP होगा, सो उसमें है वो हम स्मेड 1 और 5 भी है वो इसकी जगह ले सकते हैं, ठीक है। ये तो मेन है वो यहाँ पे है वो जो कि न्यूक्लियस में जाएगा और अपना काम करेगा। इसके साथ में कोस्मेड है वो काम करता है जो कि होता है स्मेड 4, जो कि इसके साथ में अटैच होके जाता है। कोस्मेड यानी स्मेड 4 है, ठीक है। स्मेड 4 है, ये देखो आप देख रहे हो इसके साथ में अटैच है स्मेड 2 या 3 के साथ में। ये यहाँ पे कोस्मेड होता है एक स्मेड 4, ठीक है। और एक होता है इम्पोर्टेंट जो कि न्यूक्लियस में साथ में जाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, इंपोर्ट कराने के लिए। सो यहाँ पे कोस्मेड स्मेड 4 यहाँ पे भी देख लो साथ में है। एंड वापिस से है वो यहाँ पे की सिग्नलिंग पूरी होने के बाद में स्मेड 5 है वो फॉस्फेट रिमूव करवाता है सिग्नलिंग पूरी होने के बाद में। सो यहाँ पे बी जो कि है हमें वो दिख रहा है कि स्मेड 4 है, ठीक है। यहाँ पे ये जो अटैच हो रहा है अगर हम इसमें देखें एग्जाम में जो है, सो ये यहाँ पे स्मेड 4 है, स्मेड 4 है वो यहाँ पे है वो जुड़ा है, ठीक है। और ये अगर ए की बात करें यहाँ पे स्मेड 1 और 2 भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे 2 या 3, सॉरी, हाँ 2 या फिर 3, स्मेड 2 या फिर 3 है। और या फिर हम बोल सकते हैं अगर BMP का पाथवे है तो 1 एंड 5 भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो अगर BMP का पाथवे है तो 1 एंड 5 है, यहाँ पे A है, ठीक है। एंड B है वो हमारा स्मेड 4 हो जाएगा, स्मेड 4 हो जाएगा, ठीक है, जो कि अंदर भी जाएगा साथ में, ठीक है। सो ये स्मेड 4 यहाँ पे D ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट का यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है 53 का। सो द सेकेंडरी एंटीबॉडी रूटीनली यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी इन वेस्टर्न ब्लॉट एक्सपेरिमेंट आर। सो यहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडी की हम बात कर रहे हैं। सो उसके लिए हम अगर सबकी डेफिनेशन देखें अलग अलग, सो यहाँ पे एलो टाइप पे है। एलो टाइप मीन्स क्या होता है? सो एलो टाइप मीन्स होता है एलो टाइप। सो एलो टाइप मीन्स होता है यहाँ पे एंटीबॉडी सेम होती है लेकिन यहाँ पे है वो डिफरेंट स्पीसीज से है वो होती है, ठीक है। सो एंटीबॉडी सेम बट
फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। ओके, एंड अगर हम बात करें आइडियोटाइपिक की, सो इडियोटाइपिक क्या होता है? इडियोटाइपिक क्या होता है? इडियोटाइपिक क्या होता है? ये तीनों टर्म एंटीबॉडी के लिए होती है, लेकिन ये जो इडियोटाइप है, हाँ आइडियोटाइप है, वो अगर हम बात करें सो वो होती है सेम, यहाँ पे है वो एंटीबॉडी होती है, लेकिन वहाँ पे है वो पैराटोप उनका जो होता है वो डिफरेंट है, वो होता है जो कि एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि ये एंटीबॉडी है, यहाँ पे ये पैराटोप होता है जो कि एंटीजन के साथ में इंटरेक्ट करता है, वो यहाँ पे अलग अलग होता है। एंटीजन है, एंटीबॉडी सेम होती है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे लिखे हम सेम एंटीबॉडी बट हैव डिफरेंट पैराटोप। ओके, पैराटोप फॉर डिफरेंट एंटीजन। ओके, एंड अगर हम बात करें आइसोटाइपिक की, सो आइसोटाइपिक क्या होता है? आइसोटाइपिक यहाँ पे हमारे पास होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें इफ मोर देन वन एंटीबॉडी हैव सेम पैराटोप। ओके, सो एक से ज़्यादा अगर बहुत सारी मोर देन वन यहाँ पे एंटीबॉडी अगर होती है और उनकी एंटीबॉडी तो अलग अलग होती है, लेकिन पैराटोप अगर उनका सेम है वो होता है, सो उसको हम बोलते हैं आइसोटाइपिक। और यहाँ पे हम वही कर रहे हैं, यहाँ पे हम एंटीबॉडी दो ले रहे हैं, जैसे कि प्राइमरी एंटीबॉडी एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी, एक से ज़्यादा हो गई। ठीक है, लेकिन उनका जो पैराटोप है वो सेम होता है। ठीक है, तभी तो वो उसी स्पेसिफिक एंटीजन के प्रति यहाँ पे है वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग में है वो शो करता है। ठीक है, कि कौन सा यहाँ पे एंटीजन है वो डिटेक्शन के लिए। यहाँ पे हम आंसर कर देंगे ऑप्शन ए। ठीक है, बिकॉज हम अलग अलग एंटीबॉडी एक से ज़्यादा यूज में ले रहे हैं, लेकिन उनका पैराटोप है वो सेम होता है। ठीक है, इसीलिए। सो नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट विल नॉट यूजुअली लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसर सेल? ओके, सो नॉर्मल सेल से कैंसर सेल में नोट पूछा है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर गेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा ऑन्कोजीन का, सो यहाँ पे कैंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑन्कोजीन का अगर गेन ऑफ फंक्शन होता है तो कैंसर होता है। अगर ट्यूमर सप्रेसर है वो जिनका है वो लॉस हो जाता है, तब वहाँ पे कैंसर होता है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। सो यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर, तो वो भी है वो कैंसर हो जाएगा। अब गेन ऑफ फंक्शन ऑफ जीन इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर NER। ओके, सो इसके बारे में भी हम देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? सो लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ प्रो अपोप्टोटिक रिलेटेड जीन। अब देखो, प्रो अपोप्टोटिक रिलेटेड जीन क्या करता है? अपोप्टोसिस करवाता है। ठीक है, अपोप्टोसिस करवाता है। अब यहाँ पे अपोप्टोसिस अगर ये प्रो अपोप्टोटिक जीन करवाता है, सो अपोप्टोसिस करना तो अच्छी बात होती है कैंसर में। ठीक है, अपोप्टोसिस से तो सेल है वो सेल की डेथ होती है, जबकि हमें डेथ ही करवाना होता है कैंसर सेल में। ठीक है, कैंसर सेल तो बहुत ही ज़्यादा रेपिडली ग्रो होती है, उनको अपोप्टोसिस ही करवाना है। सो यहाँ पे अगर प्रो अपोप्टोटिक जीन जो कि अपोप्टोसिस करवा रहा है उसका लॉस ऑफ फंक्शन बता रहा है, अगर ये लॉस ऑफ फंक्शन है वो हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा? कैंसर होगा। ठीक है, कैंसर होगा। सो ये भी यहाँ पे आंसर नहीं होगा, इसमें भी कैंसर होगा। सो बच्चा ऑप्शन सी हमारे पास है वो आंसर है, वो हो जाएगा गेन ऑफ फंक्शन ऑफ जीन इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंजन रिपेयर। अगर इसमें यहाँ पे इसका NER न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंजर रिपेयर का गेन ऑफ फंक्शन अगर हो गया तो क्या होगा? छोटी मोटी जो म्यूटेशन होगा जो कि कैंसर काउज कराएगा, सो वो भी है वो इस रिपेयर पाथवे के थ्रू वो करेक्शन है वो हो जाएगा। करेक्ट म्यूटेशन। ओके, सो म्यूटेशन
जो कि लीड करता है कैंसर को, देन वो कैंसर है वो होगा ही नहीं, सारी जो रिपेयर पाथवे है वो अच्छे से काम करेगी। ठीक है, सो ये यहाँ पे है वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट सी की अगर हम बात करें, सो इन ऑर्डर टू स्टडी द इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग से आ गया, ट्रैफिकिंग तो सेल बायो में आता है, फिर भी देखते हैं इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग ऑफ प्रोटीन ए, it was triggered with tagged with ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, यहाँ पे जीएफपी से टैग्ड कर रहे हैं हम एक प्रोटीन ए को। ओके, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी शोड दैट ए जीएफपी कोलोकलाइज्ड विथ LAMP1। ओके, सो इसके साथ कोलोकलाइज्ड है इन द presence of बेफिलोमाइसिन ए, एन इनहिबिटर ऑफ H प्लस ATPase। ओके, सो यहाँ पे लिख लेते हैं, बेफिलोमाइसिन ए है वो इनहिबिटर है H प्लस ATPase का। ठीक है, ए GFP डज नॉट कोलोकलाइज विथ LAMP1, इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे है वो अपना जो प्रोटीन ए है जो कि जीएफपी के साथ में टैग्ड है, वो इसके प्रेजेंस में, यानी कि जब H प्लस ATPase जब इनहिबिट रहेगा, बंद रहेगा, तब यहाँ पे है वो इसके साथ में लोकलाइज नहीं रहेगा LAMP1 के साथ में। ठीक है, इंस्टेंट इट लोकलाइज्ड विथ LC3 पनकट्टा। ओके, सो LC3 के साथ में है वो लोकलाइज रहेगा इसके प्रेजेंस में। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अब हमें बताना है कि ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है। सो फर्स्ट ऑप्शन है ए GFP टारगेटेड टू द ER इन द absence ऑफ बेफिलोमाइसिन, नहीं, इससे हमें ये कुछ नहीं पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बी अगर देखें, सो ऑटोफेगी इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रैफिकिंग ऑफ AGFP टू लाइसोसोम। ठीक है, सो ये हमारा करेक्ट है, वो ऑप्शन है वो हो जाएगा। यहाँ पे H प्लस ATPase की अगर हम जब भी बात करते हैं कहीं भी, सो यहाँ पे हम उसके रिलेटिव हम मोस्टली है वो लाइसोसोम की हम बात करते हैं। ठीक है, लाइसोसोम की बात करते हैं, यहाँ पे न तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है न ही ER होता है। ठीक है, सो ये भी यहाँ पे C एंड D भी है वो नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमने है वो यहाँ पे TIM एंड TOM हम देखते हैं, ट्रांस इंटरमेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स, यहाँ आउटर मेम्ब्रेन एंड इंटर मेम्ब्रेन, यहाँ पे है वो चैनल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, एंड ER में भी हम देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन एनिमल 4 सेपरेट फैमिली ऑफ सेल एडेशन प्रोटीन आर लिस्टेड इन कॉलम A एंड देयर फंक्शन करेक्टर इन कॉलम B। ओके, सो हमें यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो बताना है। इंटीग्रीन है, कार्डिन है, यहाँ पे IG सुपर फैमिली का प्रोटीन एंड सिलेक्टिन है। सो उनके अगर हम थोड़े बहुत ब्रीफ डिस्कस करें, सो यहाँ पे ये रहे सेल एडेशन मॉलिक्यूल, जिसमें कैल्शियम डिपेंडेंट अगर हमें पूछ लिया जाए एग्जाम में, सो वो होते हैं कादेरिन, सिलेक्टिन एंड इंटीग्रीन है, वो तीनों है वो कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं। कैल्शियम इंडिपेंडेंट की अगर हम बात करें, सो वो होता है IgG, वो कैल्शियम इंडिपेंडेंट है वो होता है। होमोफिलिक इंटरेक्शन किस में होता है, कादेरिन एंड IgG में होता है, कादेरिन के साथ में। ठीक है, IgG के साथ में यहाँ पे जुड़ सकता है। हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन किस में होता है, इंटीग्रीन के साथ में, सिलेक्टिन के साथ में, IgG के साथ में एंड शायद फाइब्रोनेक्टिन के साथ में भी। ओके, एंड अगर बात करें कादेरिन की, ये सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, कैल्शियम डिपेंडेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन है, इसके सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी हो सकते हैं। एंड अंदर की साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिन फिलामेंट के साथ में है वो साइटोप्लाज्म में है वो जुड़ा रहता है, यहाँ पे एक्टिनिन की सहायता से। ओके, यहाँ पे या आप 5 डोमेन वो देख सकते हो। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर में जो कि इंटरेक्ट करते हैं। ओके, सो इंटरेक्ट विथ साइटोस्केलेटन एंड यहाँ पे है वो, एंड यहाँ पे अल्फा एंड बीटा कैटेनिन के थ्रू है वो इंटरेक्ट करते हैं साइटोसोल में। ठीक है, साइटोस्केलेटन से, जैसे कि एक्टिन फिलामेंट के साथ में। ओके,
एंड यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेक्टिन की अगर हम बात करें, सो ये भी ट्रांस मेम्ब्रेन है, लेक्टिन डोमेन इसके साथ में है वो होता है, जो कि है वो यहाँ पे लेक्टिन डोमेन होता है, जो कि यहाँ पे ग्लाइको एंड लिपिड एंड प्रोटीन वगैरह के साथ में है वो अटैच हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे दूसरी सेल के साथ में, ठीक है। एंड ये सेल रिकॉग्निशन के लिए है वो हेल्पफुल होता है। फंक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, एल यहाँ पे एल सिलेक्टिन है वो WBC के लिए होता है, ई सिलेक्टिन यहाँ पे होता है एंडोथीलियल के लिए, यहाँ पे पी प्लेटलेट्स वगैरह के लिए है वो होता है, ठीक है। एल सिलेक्टिन वाइट ब्लड WBC के लिए होता है। इंटीग्रीन की अगर हम बात करें, सो ये कैल्शियम डिपेंडेंट होता है, हमने देखा था अल्फा एंड बीटा चेन से मिलकर बना होता है, ये आप देख सकते हो अल्फा एंड बीटा चेन से मिलकर है वो बना होता है, ठीक है। और एक्टिन वगैरह से है वो लिंक है वो रहता है, यहाँ पे एक्टिन से लिंक आप देख सकते हो साइटोसोल की तरफ, और टेलिन के साथ में भी। एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में, यहाँ पे सेल की बाहरी साइड में है वो कोलाजन फाइब्रोनेक्टिन के साथ में, फाइब्रोनोजन के साथ में अटैच है वो रहता है, या फिर है वो IgG के साथ में भी अटैच है वो हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इसको हेट्रो, ठीक है। एंड यहाँ पे ये आप अडेप्टर प्रोटीन देख रहे हो अंदर की साइड में। ICM की अगर हम बात करें, ये IG लाइक है वो सेल अधेशन मोलिक्यूल है वो होते हैं, यहाँ पे हेट्रो एंड होमो दोनों हो सकते हैं। ये IgG के साथ में भी जुड़ सकता है बाहर की तरफ, साथ में है वो दूसरे मोलिक्यूल जैसे कि सिलेक्टिन के साथ में हमने देखा था हेट्रो मोलिक्यूल के साथ में काम कर रहे थे, ठीक है। अगर वेस्कुलर की हम बात करें, सो VCM हो जाता है वेस्कुलर सेल अधेशन मोलिक्यूल। उसी तरह न्यूरल सेल अधेशन मोलिक्यूल NCM है वो होता है, ठीक है, होमोमेरिक होता है, ठीक है। NCM दोनों है वो होमोमेरिक, दो एक जैसे मोलिक्यूल जुड़े होते हैं। यहाँ पे एक L1 जीन होता है, जो कि अगर म्यूटेंट है वो हो जाता है, सो चाइल्ड में है वो, यहाँ पे माइंड जो होता है चाइल्ड का, जो बच्चों का जो ब्रेन होता है उसमें वाटर है वो कंडीशन, वाटर का कंडीशन होता है, वाटर है वो हाई हो जाता है, ठीक है, जिससे है वो डिजीज है वहाँ पे देखने को मिलती है। सो अब यहाँ पे बात करें, सो यहाँ पे लेक्टिन दैट मीडिएटेड ए वेराइटी ऑफ ट्रांजिएंट सेल अधेशन इंटरेक्शन इन द ब्लड स्ट्रीम। यहाँ पे हमने सिलेक्टिन के बारे में देखा था, एल सिलेक्टिन, ठीक है, एल सिलेक्टिन के बारे में हमने देखा था। सो यहाँ पे एस का है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। सो एस का 1 किस में है, इसमें है और इसमें है, ठीक है। सो इन दो में से तो होगा नहीं, ठीक है। IG सुपर फैमिली यहाँ पे सेकंड अगर हम देखें, सो कॉन्टेन एक्स्ट्रा ECM IG लाइक डोमेन, यहाँ पे IG लाइक डोमेन नाम आ गया, सो हमें सोचना ही नहीं है, R का है वो 2 हो जाएगा, सो R का 2 इसमें है, ठीक है। सो ये हमारा आंसर है वो हो जाएगा। देन फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, 3 क्या बोल रहा है, मीडिएटेड कैल्शियम डिपेंडेंट होमोफिलिक इंट्रैक्शन हमने काथेरिन का देखा था, कैल्शियम डिपेंडेंट भी था, सो Q का 3 है वो हो जाएगा, Q का 3 है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन सेल अधेशन प्रोटीन दैट एक्ट एज ECM रिसेप्टर, ठीक है, जो कि है इंटीग्रीन P4, ठीक है। सो ये अपना आंसर आ जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ सम पैथोजन एंड द यूनिक मैकेनिज्म दे एम्प्लॉय फॉर इवेडिंग इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, सो यहाँ पे पैथोजन है एंड उसके जो इम्यून रिस्पॉन्स जो क्या होते हैं वो है। सो यहाँ पे ट्रिपेनोसोमा ब्रूसियाई उसका वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम का क्या होता है, एंड हीमोफिलस का है वो इन्फ्लुएंजा का क्या होता है। सो यहाँ पे ट्रिपेनोसोमा की अगर हम बात करें, कुछ इस प्रकार से है वो दिखता है ट्रिपेनोसोमा। सो उसकी अगर हम बात करें, सो यहाँ पे है वो पूछ रहा है कि पैथोजन है वो पैथोजन, अगर ये कोई होस्ट है, ठीक है, पैथोजन होस्ट में जानने के बाद में होस्ट का भी तो इम्यून सिस्टम इससे लड़ेगा पैथोजन से, और पैथोजन भी लड़ेगा। सो पैथोजन किस प्रकार से वो सामना करता है होस्ट के इम्यून सिस्टम को,
होस्ट के इम्यून सिस्टम में कैसे इन्वेड है वो कर सकता है पैथोजन, क्या रिस्पॉन्स है वो होते हैं। सो अगर हम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की अगर हम बात करें, सो ऑप्शन से हमें है वो देख के लगता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंजेस होगा हिमेटोग्लूटिन हिम यानी हिम से हमें है वो पता लगता है कि हिमे हम पता लगा सकते हैं कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ही होगा, ठीक है। हिमेटोग्लूटिनिन एंड न्यूरामिनिडेज ग्लाइकोप्रोटीन में है वो इनका है वो चेंजेज है वो एंटीजेनेटिक चेंजेज है वो ये लाते हैं पैथोजेंस, ताकि है वो चेंजेस होने से क्या होता होगा लगातार है वो इसको रिकॉग्नाइज है वो होस्ट है वो जल्दी से कर नहीं पाएगा, क्योंकि जो पहले आया था वो उसका सरफेस प्रोटीन अलग था, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन वो ये इमेटोग्लूटिनिन एंड न्यूरोएमिनिडेज ग्लाइकोप्रोटीन अलग था, देन चेंज हो जाएगा। सो इसलिए रिकॉग्नाइज है वो होस्ट नहीं कर पाएगा। आर का हमारे पास 3 होगा, इसी के साथ में हमारा है वो R3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ पे अपना आंसर है वो ए आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रिपेनोसोमा की, सो ट्रिपेनोसोमा यहाँ पे कैपेबल ऑफ एम्प्लॉइंग यूजुअल जेनेटिक प्रोसेस बाय which they generate extensive variation in variant surface glycoprotein। इनमें भी है वो सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन में है वो वेरिएशन है वो आता है, जिससे है वो होस्ट के इम्यून सिस्टम को इवेड करने में हेल्पफुल है वो होता है ट्रिपेनोसोमा का। अगर बात करें हम प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम की, सो यहाँ पे होता है केपेबल ऑफ कंटिन्यूअली अंडरगोइंग मैचुरेशनल चेंजेस इन ट्रांसफॉर्मेशन टू डिफरेंट फॉर्म विच अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू चेंज इट्स सरफेस मॉलिक्यूल। सो ये यहाँ पे है वो प्लाज्मोडियम का हो जाएगा, यहाँ पे P का 1 R Q का 2 R का 3, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ए स्टूडेंट ट्रीटेड कैंसर सेल विथ एन एंटी कैंसर ड्रग एंड परफॉर्म वेस्टर्न ब्लॉट एनालिसिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉट is the best representation of untreated control or treated। तो यहाँ पे ये ग्राफ है, यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है, सॉरी ये वाला जो सेक्शन है वो है वो बता रहा है कि ये जो नॉर्मल जो कैंसर सेल है, कंट्रोल सेल है, बिना जो ड्रग के ट्रीट किए हुए है वो है, और ये एक कॉलम है वो बता रहा है जो ट्रीट की हुई है वो सेल का, ठीक है। और यहाँ पे है वो ट्रीट किससे, यहाँ पे प्रोटीन का लेवल है वो क्या बताया है, जैसे कि कंट्रोल में साइक्लिन D1 का क्या है लेवल, P53 का कंट्रोल सेल में क्या है एंड ट्रीटेड सेल में क्या है। सो हमें यहाँ पे मोस्टली साइक्लिन D1 P53 एंड हेजोक का तो हमें पता ही है क्या रोल होता है, ठीक है, ठीक है। सो अब अगर इन प्रोटीन के बारे में अगर हम बात करें, साइक्लिन D1 P53 सोनिक हेजोक एंड क्लीव्ड PARP के बारे में, सो यहाँ पे साइक्लिन डी की अगर हम बात करें, ये सेल डिवीज़न के लिए हेल्पफुल होती है, सेल डिवीज़न करवाने के लिए ये होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और कैंसर सेल में क्या होता है, सेल डिवीज़न बहुत सारा होता है, रेपिडली होता है। सो यहाँ पे कैंसर सेल जो होगी बिना ट्रीटेड की हुई सेल, उसमें है वो साइक्लिन डी है वो हाई देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। और अगर हम बात करें P53, ये तो सेल गार्जन होता है सेल का, ठीक है। P53 ये कंट्रोल करता है, ये देखता है प्रॉपर किस प्रकार से हो रहा है। सो ये अगर है वो डिटेक्ट वगैरह कर लेगा कैंसर सेल को, म्यूटेशन वगैरह को, तो यहाँ पे कैंसर सेल को होने ही नहीं देगा, ठीक है, होने ही नहीं देगा, एंड यहाँ पे ये रोक देगा सेल डिवीज़न को, और कैंसर सेल बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसका सेल डिवीज़न रुके। सो इसलिए कैंसर सेल में P53 है वो इनहिबिट रहता है, P53 लॉस रहता है, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन है वो कम रहता है। सो कैंसर सेल में P53 है वो लो रहेगा, ठीक है, लो रहेगा कैंसर सेल में बिना ट्रीटेड किए हुए, ठीक है। और अगर हम बात करें सोनिक हेजोक का, सो वो भी है वो हेल्पफुल होता है डेवलपमेंट में, यहाँ पे सेल डिवीज़न वगैरह में। सो इसलिए कैंसर सेल में सोनिक हेजोक भी है वो हाई देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें क्लीव्ड PARP की, ओके, सो क्लीव्ड PARP ये भी यहाँ पे
हमारे पास जो कि कैंसर सेल होगी, जो कि बिना ट्रीटेड की हुई होगी, ड्रग एंटी कैंसरल ड्रग जिसमें नहीं होगी, कैंसरल सेल होगी, उसमें है वो PARP का लेवल है वो यहाँ पे हमारे पास रिलेटिवली कम है वो होता है। ठीक है, अब अगर ऑप्शन की अगर हम बात करें, सो ऑप्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे जो अगर साइक्लिन D1 की अगर हम बात करें, जो कि ये जो इसमें इसकी अगर हम बात करें, इस कॉलम में जो कि बिना ट्रीटेड किया हुआ कैंसर सेल का है ये कॉलम, सो साइक्लिन D कैंसर सेल में क्या रहना चाहिए, हाई रहना चाहिए, जबकि इसमें है वो लो है। ठीक है, सो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, साइक्लिन D1 यहाँ पे हाई होना चाहिए इस कैंसर वाली सेल में, लेकिन यहाँ पे लो है, सो ये भी नहीं होगा। ठीक है, बी भी नहीं होगा। अगर सी की बात करें, साइक्लिन D1 की ही ले लेते हैं बात, तो कैंसरल सेल में है वो इसका एक्सप्रेशन हाई रहता है, इसमें भी है, सो इसका मतलब ये हो सकता है। ठीक है, और डी में भी है साइक्लिन D1 का एक्सप्रेशन हाई। अब अगर हम बात करें P53 की, जो कि कैंसर सेल में लो रहना चाहिए एक्सप्रेशन, इसमें है भी लो, सो सी भी हो सकता है यहाँ पे, इसमें डी में भी है वो लो ही है। ठीक है, सोनिक हेजोग जिसका एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे देखा जो हाई रहना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पे रिलेटिव रहता है कैंसर सेल में, यहाँ पे भी हाई है, सो ये भी है वो डी, सी और डी इसमें दोनों में मिल रहा है हमारे पास। ठीक है, अब अगर बात करें PARP की, सो PARP यहाँ पे हमारे पास लो रहना चाहिए, बिकॉज ये P53 की तरह ही है, वो कंट्रोल को देखता है, यहाँ पे इसमें ही है वो लो एक्सप्रेशन PARP का कैंसर सेल में। ठीक है, इसमें हाई है, और इसका क्या होता है, जब नॉर्मल सेल या फिर एंटी कैंसर ड्रग के उपस्थिति में यहाँ पे है वो इसका एक्सप्रेशन है वो हाई है वो देखने को मिलता है, यहाँ पे लो देखने को मिल रहा है, सो इसलिए यहाँ पे अपना ऑप्शन सी है वो करेक्ट है वो हो जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे 2 स्टीरॉयड हार्मोन है, हार्मोन रिसेप्टर है, रिसेप्टर एक्स एंड वाई, बोथ कंटेन ए लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन and DNA binding domain. Using recombinant DNA technology, a modified hybrid receptor is prepared such as that with it contain the ligand binding domain of X. यहाँ पे हम रिसेप्टर बोल देते हैं, रिसेप्टर है वो X का है। ठीक है, ये प्रोटीन है। ठीक है, ये X का है यहाँ पे, एंड द DNA बाइंडिंग डोमेन ऑफ Y, ये जो DNA जो भी DNA पे बाइंड करेगा वो है Y का। ठीक है, ये Y का हो गया। ठीक है, DNA बाइंडिंग डोमेन ऑफ Y, 3 सेट ऑफ सेल ओवर एक्सप्रेसिंग रिसेप्टर X, Y एंड हाइब्रिड were then treated separately either with hormone X or with hormone Y, assuming that there is no co-reactivity. With one of the following graph best represent the receptor ligand binding in each case. ओके, सो अगर हम बात करें, सो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन अपना X का, ये है Y का एंड ये है H का। अब देखो, हार्मोन अगर X होगा, हार्मोन अगर हमारे पास X होगा, तो यहाँ पे ये जो X वाला है, ये तो इसका एक्सप्रेशन तो हाई रहने वाला ही है। ठीक है, बिकॉज हार्मोन X है, तो हार्मोन X के रिसेप्टर के साथ में यहाँ पे जाएगा और एक्सप्रेशन है वो हाई करेगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, एंड अगर बात करें Y का एक्सप्रेशन है जो कि लो रहना चाहिए था Y, बिकॉज इसमें Y है ही नहीं, तो एकदम लो ही रहना चाहिए था, इसमें थोड़ा बहुत तो है जो कि नहीं रहना चाहिए था यहाँ पे। एंड बात करें हमारे पास हाइब्रिड की, सो हाइब्रिड कब एक्सप्रेशन करेगा, ये हाइब्रिड है। ठीक है, ये हाइब्रिड है जो कि जड जिस DNA के साथ में अटैच हो रहा था उसके साथ, सॉरी, Y जिस DNA के साथ में अटैच हो रहा था उसके साथ में अटैच होगा, लेकिन हार्मोन उसका X रहेगा, मतलब X हार्मोन की उपस्थिति में ये इसका एक्टिवेशन है वो रहेगा, एक्टिविटी एक्सप्रेशन इसका रहेगा X हार्मोन की उपस्थिति में। जबकि यहाँ पे थोड़ा बहुत लो है, इतना लो भी नहीं होगा, अगर X हार्मोन होगा तो हाइब्रिड का एक्सप्रेशन है वो हाई रहेगा। ठीक है, सो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये होगा नहीं हमारा ऑप्शन ए। अगर
ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, सो हार्मोन एक्स प्रेजेंट है यहाँ पे। हार्मोन एक्स की उपस्थिति में भी इस ये जो एक्स है इसका लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा लो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जबकि इसका एक्सप्रेशन हाई दिखाई देना चाहिए था। ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अगर बात करें ऑप्शन सी की, सो इसमें हार्मोन अपना एक्स है, तो अपना एक्स जो कि नॉर्मल यहाँ पे देख रहे हैं हम, जो एक्स है तो एक्स का रिसेप्टर भी होगा एक्स वाली सेल का, उसका एक्सप्रेशन भी हाई रहेगा। ठीक है, हार्मोन अगर एक्स है, सो यहाँ पे हार्मोन अगर एक्स है तो वाई नहीं है, हार्मोन वाई नहीं है, तो वाई वाली सेल का जो एक्सप्रेशन है वो एकदम ही लो रहेगा। सो यहाँ पे ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर हार्मोन एक्स है सो वो हाइब्रिड वाले के साथ में अटैच होगा, और हाइब्रिड जो है, ये जो हाइब्रिड है इसमें दिखा रखा है ये कलर वाला जो हाइब्रिड है, सो उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे हाई दिखाई देगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगर नेक्स्ट इसी में ही अगर इस वाले ऑप्शन में देखें, सो हार्मोन अगर वाई होगा तो ये जो एक्स वाला है इसका एक्सप्रेशन लो रहेगा, और ये जो वाई वाला है इसका एक्सप्रेशन बिकॉज बिकॉज यहाँ पे वाई हार्मोन है, सो इसका वाई का एक्सप्रेशन हाई रहेगा। लेकिन जो हाइब्रिड की बात करें, सो हाइब्रिड है वो एक्स हार्मोन की प्रेजेंस में ही है वो काम करता है, यहाँ पे वाई हार्मोन के प्रेजेंस में हाइब्रिड काम नहीं करेगा। सो इसलिए ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की भी अगर हम बात कर ले, सो हार्मोन एक्स की प्रेजेंस में इसका एक्स का जो रिसेप्टर वाली जो नॉर्मल सेल है उसका एक्सप्रेशन लो दिखाई दे रहा है, जबकि होना चाहिए था यहाँ पे हाई। ठीक है, सो ये इसलिए इनकरेक्ट है, वो हो जाता है यहाँ पे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो ए प्रोटीन एक्स इज कीप्ड इन एन इनएक्टिवेटेड स्टेज इन साइटोसोल एज complex with protein Y. Under certain stress stimuli, Y get phosphorylated, resulting in it proteasomal degradation. Okay, and X become free. ठीक है, सो कोई भी यहाँ पे है वो स्ट्रेस है, स्ट्रेस आ रहा है यहाँ पे, स्ट्रेस स्टिमुलाई से क्या हो रहा है, यहाँ पे वाई है वो फॉस्फोराइलेटेड होता है, 26 प्रोटियोसोमल डिग्रेडेड पाथवे में जाता है, और डिग्रेड है वो हो जाता है, वाई है वो डिग्रेड है वो हो जाता है, जो कि यहाँ पे पता लग रहा है कि यहाँ पे एक्स को है वो इनएक्टिवेट रखता था। ठीक है, वाई है वो एक्स को इनएक्टिवेट रखता था, अब वाई है वो इनहिबिट होने के बाद में क्या होता है, एक्स है वो फ्री हो जाता है, एक्स है वो फ्री है वो हो जाता है। देन क्या होता है, translocate to nucleus and result in the transcription of gene which cause cell death by apoptosis। इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो एक्स प्रोटीन है वो प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन है, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन है जो कि अपोप्टोसिस करवा रहा है। स्ट्रेस स्टिमुलाई वर गिवन टू फॉलोइंग 4 डिफरेंट केस। यहाँ पे डिफरेंट केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। केस ए में क्या हो रहा है, प्रोटीन वाई has a mutation such as protein A has a mutation such as that phosphorylation leading to proteasomal degradation does not occur। ठीक है, ए में क्या है म्यूटेशन कि अगर फॉस्फोराइलेशन अगर हो गया फिर भी उसका डिग्रेडेशन नहीं होगा, डिग्रेडेशन नहीं होगा तो क्या होगा, इस केस ए में है वो इनहिबिट रखेगा एक्स को इनहिबिट रखेगा, तो क्या होगा, नो एपोप्टोसिस। ठीक है, एपोप्टोसिस है वो नहीं होगा। केस बी की अगर हम बात करें, सेल आर ट्रांसफर्ड विथ ए जीन विच इनकोड फॉर ए प्रोटीन एल दैट इनहिबिट द ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन वाई टू द न्यूक्लियस। यहाँ पे ये शायद अक्स यहाँ पे लिखना चाहते थे, यहाँ पे अक्स होगा शायद, क्योंकि न्यूक्लियस में तो अक्स जा रहा है, वाई तो जा ही नहीं रहा। ठीक है, और अगर अक्स को न्यूक्लियस में जाने से रोका जाएगा तो यहाँ पे अपोप्टोसिस भी नहीं होगा, देन फिर से है वो अपोप्टोसिस है वो ब्लॉक रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट सी की अगर हम बात करें, सो सेल आर ट्रांसपेक्टेड ओनली विथ एम्प्टी वेक्टर यूज टू ट्रांसपेक्ट द जीन फॉर प्रोटीन एल। यहाँ पे एम्प्टी वेक्टर आ रहा है, यहाँ पे जीन एल की यहाँ पे है वो कुछ यहाँ पे बात नहीं दे रखी है कि यहाँ पे आएगा और बीच में है वो एक्सप्रेस करेगा उस सेल में। ठीक है, सो एम्प्टी वेक्टर है, सो यहाँ पे है वो नॉर्मल है वो अपोप्टोसिस देखने को मिलेगी, नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, नॉर्मली वाई डिग्रेड होगा, एक्स न्यूक्लियस में जाएगा और अपोप्टोसिस है वो हो जाएगा।
केस सी की अगर हम बात करें, सो केस डी की अगर हम बात करें, सो सेल आर ट्रीटेड विथ ZVADFMK, ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम कास्पेज इनहिबिटर। ओके, सो यहाँ पे कास्पेज इनहिबिटर है। कास्पेज हमें पता है, कास्पेज 9 होता है, कास्पेज 9 कास्पेज 3 को है वो एक्टिवेट करता है, जो कि आगे है वो अपोप्टोसिस करवाता है। सो कास्पेज हमें अपोप्टोसिस करवाने में हेल्पफुल होता है, और हमें दे रखा है कि ये कास्पेज को इनहिबिट कर दिया जाएगा, तो इनहिबिट कर दिया जाएगा कास्पेज को, तो अपोप्टोसिस भी रुक जाएगा। ठीक है, अपोप्टोसिस भी नहीं होगा। सो अपना केस ए में भी अपने है वो अपोप्टोसिस रुक रहा है, इनहिबिट हो रहा है। सो यहाँ पे केस ए में यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है। ठीक है, केस बी की अगर हम बात करें, इसमें भी अपोप्टोसिस इनहिबिट हो रहा है। यहाँ पे केस बी में भी इनहिबिट हो रहा है, इसमें ये तो होगा ही नहीं, और ये इसमें ज़्यादा है, सो ये नहीं होगा, और इसमें भी है। सो ए एंड डी हमारे पास आंसर आ सकता है। सो केस सी की अगर हम बात करें, केस सी में अपोप्टोसिस होगा, हमने यहाँ पे देखा था, क्योंकि एम्प्टी वेक्टर आया था, तो नॉर्मल स्ट्रेस स्टिमुलाई आएगा तो अपोप्टोसिस होगा। सो केस सी इसमें है अपोप्टोसिस, इसमें भी है। अब बात करते हैं डी की। सो डी में क्या होगा, जो हमने देखा कास्पेज को अगर इनहिबिट कर दिया जाएगा तो अपोप्टोसिस रुक जाएगा, अपोप्टोसिस होगा नहीं। सो यहाँ पे अपोप्टोसिस हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहे हैं ग्राफ में कि अपोप्टोसिस हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे डी है वो उसका लेवल कम ही रहता है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, वो हो जाता है। ठीक है, और हमें पूछा भी यही था कि जो अपोप्टोसिस स्टेज को है वो कौन सा है, वो शो कर रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 61 नंबर, एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बी सेल रिसेप्टर एंड टी सेल रिसेप्टर इज नॉट ट्रू। यहाँ पे कौन सा सही नहीं है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज टी सेल रिसेप्टर इज मेम्ब्रेन बाउंड। ओके, बिल्कुल सही है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, एंड डज नॉट अपीयर एज सोल्यूबल फॉर्म। टी सेल रिसेप्टर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो ये डज नॉट अपीयर एज सोल्यूबल फॉर्म नहीं होता है भाई, एज डज द बी सी रिसेप्टर। बिल्कुल, यहाँ पे बी सेल रिसेप्टर कर रहे हैं, यहाँ पे सोल्यूबल नहीं होता है, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे ये। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अनलाइक बी सेल रिसेप्टर मोस्ट ऑफ द टी सेल रिसेप्टर आर नॉट स्पेसिफिक फॉर एंटीजन। देखो बी सी रिसेप्टर बहुत स्पेसिफिक होता है लाइक टी सेल रिसेप्टर। ओके, सो अलोन बट फॉर एंटीजन कंबाइंड विथ MHC। ओके, तो ये भी हमारा वो करेक्ट है, वो हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, इन ऑर्डर टू एक्टिवेट सिग्नल ट्रांसडक्शन को एक्टिवेट कराने के लिए यहाँ पे बी सेल रिसेप्टर एसोसिएटेड इटसेल्फ विथ IG एंड IG बीटा, whereas T सेल रिसेप्टर एसोसिएटेड विथ CD3। ओके, यहाँ पे CD3 देखने को मिलता है, T सेल रिसेप्टर है। ओके, एंड यहाँ पे बी सेल रिसेप्टर के लिए यहाँ पे IG एंड B है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, एंटीजन बाइंडिंग इंटरेक्शन ऑफ बी सेल रिसेप्टर इज मच वीकर देन टी सेल रिसेप्टर। नहीं भाई, एंटीजन बाइंडिंग जो इंटरेक्शन है वो यहाँ पे है वो बी सेल रिसेप्टर में हाई रहता है। यहाँ पे एंटीजन जो भी आता है उसको रिकॉग्नाइज करता है, यहाँ पे उसका पेप्टाइड है वो, जैसे ये सेल है कोई भी है वो एंटीजन है वो आता है, उसको है वो अंदर लिया जाता है, उसका डिग्रेडेशन है वो किया जाता है। ER में उसका है वो पेप्टाइड है वो MHC के ऊपर है वो पेप्टाइड लगा के है वो यहाँ पे सेल सरफेस पे शो किया जाता है कि ये एंटीजन है। फिर देन टी सेल रिसेप्टर वगैरह आते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड आगे की प्रोसेस होती है। सो ये यहाँ पे है वो इनकरेक्ट है वो हो जाता है। इनकरेक्ट ही हमारे पास पूछा है, तो डी हमारे पास आंसर आ जाता है। तो इसी के साथ में हमने सारे क्वेश्चन कर लिए और विथ एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हो। CSIR नेट PYQ की जो आपको है वो सीरीज़ है वो प्लेलिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी प्लेलिस्ट के है वो सेक्शन में। ओके, साथ ही साथ आपको डेव बायो की वहीं के ऊपर ही CSIR नेट डेव बायो की भी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसके अंदर प्रॉपर है वो सारे टॉपिक्स के बारे में जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सारे पूरी प्रॉपर कंप्लीट प्लेलिस्ट है डेव बायो की इवोल्यूशन की। सो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, बाय बाय।